एवरीवन, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंट तो 1947 में हो गया था, बट हमारे चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे। इंडिया के सामने तीन मेजर चैलेंजेस थे। पहला था नेशन बिल्डिंग, मतलब कि यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारे पार्टीशन के बाद कैसे बचा के रखें। दूसरा था डेमोक्रेसी का, कि हम डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश करें और कैसे उसको मेंटेन रख पाए। क्या है कि कोई भी देश जब आजाद होता है तो वो डिक्टेटरशिप साइड जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन रहे इंडिया में, ये हमारा दूसरा चैलेंज था। और तीसरा चैलेंज था डेवलपमेंट, कि अब जो डेवलपमेंट होना है वो किसी एक का ना हो के सबका डेवलपमेंट हो। तो हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैलेंज नेशन बिल्डिंग का, कि हमने यूनिटी कैसे बना के रखी। तो देखो, 1947 में इंडिया सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने क्या किया था, जो कम्युनल डिविजन्स हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो बहुत बढ़ा दी थी। तो 1930s और 1940s में बहुत ज़्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही थी। इसी टाइम पे मुस्लिम लीग जो होती है वो पाकिस्तान को डिमांड करती है कि जो मुस्लिम मेजोरिटीज एरियाज हैं उन सबको मिला के एक अलग नेशन बनाया जाए, पाकिस्तान। इसी बीच में इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और सिर्फ आज़ाद नहीं होता, डिवाइड भी होता है। रिलीजियस के बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए थे इस पार्टीशन के। तो बेटा, 1 से 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए थे, माइग्रेट हुए थे एक जगह से दूसरी जगह पे। हिंदुओं को बोल दिया गया था कि वो इंडिया आ सकते हैं, मुस्लिमों को बोल दिया था वो पाकिस्तान जा सकते हैं। इसके बीच में रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलता है इंडिया में बहुत ज़्यादा। वायलेंस बहुत ज़्यादा माइग्रेशन के टाइम पे बढ़ गई थी, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। लाइफ्स का, प्रॉपर्टी का, आइडेंटिटी का, सबका लॉस यहाँ पे हो रहा था। अब 1947 की हम बात करें तो हमारा जो मैप था वो इजी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंसेस के अलावा उस टाइम पे टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे। अब चैलेंज था कि ये सारे अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन सबको मिला के एक यूनिट कैसे बनाया जाए। तो इसकी ज़रूरत क्या थी, हमें ये 565 रियासतें या 565 प्रिंसली स्टेट्स मिलाना ही क्यों था। तो सबसे पहला तो नेशनल यूनिटी बनाना था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाना था, कि एक देश में एक से ज़्यादा लीडर्स या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट कैसे हो सकती हैं। कॉमन सिटीजनशिप प्रोवाइड करना था। आप सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया में 565 अलग देश हो जाते, आप ऐसे समझ सकते हैं। इन सबसे बचना था। अब इसमें दो लोगों का सबसे बड़ा रोल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरदार पटेल जो हैं वो हमारे होम मिनिस्टर थे, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वीपी मेनन जो थे वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में। ये उनकी फोटोज हैं, आप देख सकते हैं। तो इन लोगों ने डिप्लोमेसी, परसुएशन और फर्मनेस तीनों रास्ते अपनाए थे। अब एक क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया गया था, वो ऐसा दिखता था। इसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इनको साइन करना पड़ता था। इसके अंतर्गत जो प्रिंसली स्टेट्स इसको साइन करेंगी, वो उनके स्टेट की तीन चीज़ें इंडिया को सौंप देंगी। वो तीन चीज़ें थी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इसकी वजह से जो भी एक्सेशन था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और वॉलेंट्री हो गया था। अब प्रिंसली स्टेट्स को कैसे मिलाया गया, क्या करा वल्लभ भाई पटेल ने, वो देखें तो दो तीन रास्ते अपनाए थे। पहला फ्रेंडली परसुएशन था, कि हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, रूलर्स की ऐसे करके माने। दूसरा प्रीवी पर्स ऑफर किए गए थे। तो प्रीवी पर्स क्या थे बच्चों, हर एक जो रूलर रहेगा उसको हर साल एक अमाउंट दे दिया जाएगा उनके रहने के लिए, उनका जो भी स्टारडम उसको बनाए रखने के लिए। फोर्स सिर्फ इन्होंने लास्ट ऑप्शन रखा था, कि अगर ऐसे भी नहीं मानते हैं वैसे भी नहीं मानते तो वी विल यूज फोर्स। अब हम इसमें देखो क्या हुआ था, 1947 तक 565 में से 562 को या 561 को तो मिला लिया गया था। तीन जगह पे सबसे प्रॉब्लम आई थी। पहला था हैदराबाद। अब हैदराबाद में ये रहे वहाँ के निज़ाम, जिनका नाम था उस्मान अली खान। होता क्या है, निज़ाम जो थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे।
कि ना इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान मिलेंगे, हम रहेंगे भाई इंडिपेंडेंट। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, हैदराबाद में रजाकार करके एक आर्म्ड अपराइजिंग होती है जो नॉन मुस्लिम्स को मारने लगती है। तो हम फिर वहाँ पे साइन करते हैं नेहरू जी और उस्मान अली खान एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऐसा था कि 1947 से लेकर 1948 एक साल तक स्टैंड स्टिल रहेंगे, ना आप कुछ करेंगे ना हम। लेकिन जब इससे कुछ रास्ता नहीं निकलता है तो 1948 में इंडियन गवर्नमेंट करती है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो करके फाइनली सितंबर 1948 में हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट किया जाता है। दूसरी बात करें, दूसरी जगह थी जूनागढ़। अब जूनागढ़ में क्या था सीन कि जहाँ का रूलर जो था वो तो मुस्लिम था और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। अब जो नवाब थे वो चाह रहे थे पाकिस्तान में ज्वाइन होना। ये जूनागढ़ है, ये होना चाह रहा था पाकिस्तान में ज्वाइन। लेकिन वहाँ रिवॉल्ट होता है, और जब रिवॉल्ट होता है क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन थी और एक मुस्लिम कंट्री में नहीं जाना चाह रही थी, तो आखिर में हम करवाते हैं प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड इज लाइक इलेक्शन कि लोगों से पूछ लिया था कि वेदर यू वांट टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। और इंटरेस्टिंगली, नॉट इंटरेस्टिंगली, 95% से ज़्यादा लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट दिया और इस तरीके से जूनागढ़ को इंडिया में मिलाया जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स थी कश्मीर। कश्मीर का सिस्टम या कश्मीर का जो कंपोजिशन था वो जूनागढ़ से एकदम अपोजिट था। वहाँ की पॉपुलेशन मेनली मुस्लिम थी और वहाँ का राजा हिंदू था जिसका नाम था हरी सिंह। अब हरी सिंह इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ज्वाइन नहीं होना चाह रहे थे, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। अब जब वो इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान हमेशा से मानता आया था कश्मीर उनको मिलता है, उनको मिलना चाहिए था। तो 1947 में वो क्या करता है, एक ट्राइबल इन्वेजन करता है जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया था। अब जब महाराजा हरी सिंह उसको नहीं संभाल पाते तो राजा हरी सिंह आते हैं इंडिया के पास हेल्प मांगने। बट इंडिया कहता है जब तक आप हमारे पार्ट नहीं बनेंगे वी कांट हेल्प यू। तब जाके राजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन करते हैं इंडिया के साथ और इंडिया का पार्ट बनता है कश्मीर। हालांकि आगे चल के फिर आपको भी पता है उसको आर्टिकल 370 दे दिया गया था, उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था जो फाइनली 2019 में जाके हटाया जाता है उससे। और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनका इंटीग्रेशन हुआ है, त्रावणकोर है, भोपाल है, मैसूर है, इन्हें पीसफुली हमने इनको मिला लिया था। मणिपुर में एक लेजिस्लेटिव वोट करा लिया था। कूच बिहार मर्ज हुआ था 1949 में। ऐसे करके हमारा जो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेशन का काम है वो कंप्लीट हुआ था। अब देखो बेटा, प्रिंसली स्टेट तक ठीक है, हमने यूनिटी बना ली। एक और दिक्कत थी लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन की डिमांड। लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन डिमांड मतलब इंटरनल बाउंड्रीज बनानी थी इंडिया के अंदर। अब इसमें स्टेट्स की बात चल रही थी कि स्टेट्स जो इंडिया में बननी चाहिए वो बननी चाहिए लैंग्वेज बेस पे, क्योंकि लैंग्वेज एक कल्चर रिप्रेजेंट करता है, एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। बिगिनिंग में नेहरू जी और पटेल दोनों ही इस चीज़ के खिलाफ थे। उनका मानना था ऐसे इंडिया और टूट जाएगा। लेकिन जब मूवमेंट पड़ता है तो इनको फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये डिमांड माननी पड़ती है। अब देखते हैं क्या होता है, ये ऐसा क्यों मानना पड़ा था। तो एक इंसान थे पॉटी श्रीरामुलु, जो आंध्रा मूवमेंट के लीडर थे। तो था क्या, जो आज आंध्र प्रदेश है पहले वो पार्ट हुआ करता था मद्रास स्टेट का। बट वहाँ जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं उन्होंने करते हैं एक मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट जिसको कहते हैं, जिसके लीडर सीतारामुलु थे। ये बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे, फास्ट ऑन टू डेथ। ये कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश बनाओ, और आंध्र प्रदेश फाइनली बनता है 1953 में। सो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। जब ये बनता है तो हर जगह से डिमांड उठने लगती है कि आपको हमें भी एक स्टेट चाहिए, हमें भी स्टेट चाहिए। तो इसके बाद फाइनली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बनाती है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी। एसआरसी 1953 में अपॉइंट होता है जिसमें फजल अली थे, के पनिक्कर थे और एच एन खुसरू थे। ये लोग फाइनली 2 साल अच्छे से देते हैं और 55 में अपनी रिपोर्ट देते हैं जिसमें ये एक्सेप्ट करते हैं कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे बांटा जा सकता है। इन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी उनके बेस पे एक एक्ट पास होता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956।
ये इफेक्ट में आता है फर्स्ट नंबर 1956 से। इसके तहत इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनती हैं। ये मैप कुछ ऐसा दिखता था। स्टेट्स बनाई, इसका सिग्निफिकेंस क्या था? तो ये स्टेट्स बनाने से क्या होता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम तो बहुत यूनिफाई हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होती है, और साथ साथ में जो हम इंडिया को कहते हैं ना, यूनिवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसकी फाउंडेशन यहीं से आती है। कंक्लूजन की बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है। तो बेटा जो भी मर्जर हुआ स्टेट्स का, भले वो प्रिंसली स्टेट्स हों या फिर हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हों, इन्होंने हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल निभाया है। साथ साथ में जो पटेल और नेहरू हैं, इन लोगों ने इंश्योर किया था कि हमारे इंडिया यूनिफाइड रहे और स्टेबल रहे। हम डिस्कशन के लिए जो बात है वो है कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या लेसन देता है आज हमें, तो ये आप डिस्कस कीजिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग था पॉलिटिकल साइंस का, वो खत्म होता है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।